स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की ज्योग्राफी का एपिसोड देखने वाले हैं। एपिसोड नंबर 2। एपिसोड 1 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आपके टर्म 1 के लिए, जिस भी तरीके के आपके पेपर में आने वाले हैं उस हिसाब से हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप हमारा ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ओपन करके। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हिस्ट्री, पॉल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी के नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करें। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, प्रीमियम कोर्स हमारा अवेलेबल है आपके टर्म 1 के लिए इंग्लिश और पोल साइंस का, जिसमें आपको रिवीजन समरी मिलने वाली है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे और एमसीक्यूज मिलेंगे। तो जो इंटरेस्टेड बच्चा है वो हमारे मोबाइल ऐप एकलव्य ऑफिशियल को डाउनलोड कर सकता है और उसके बाद आप इस प्रीमियम कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे वहां से परचेज करके। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है, बसावट की प्रक्रिया में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, कहीं अगर कोई बसता है तो लोगों द्वारा घरों और अन्य संरचनाओं का निर्माण। यस, ये तो होता ही है भाई, निर्माण तो करना ही पड़ेगा घरों का, तो ये बसावट करने के लिए पहला तो जरूरी है। एक विशिष्ट क्षेत्र पर नियंत्रण। ओके, ऑप्शन सी ये तथा बी दोनों या उपरोक्त सभी। तो देखो, ऑप्शन बी भी सही होगा, क्योंकि आपका किसी क्षेत्र पर एक नियंत्रण होना चाहिए ना अगर आप बसना चाहते हो। ये तो है नहीं आप कहीं भी जाके बस जाओगे, आपका जब तक कंट्रोल नहीं होगा किसी धरती पर, जब तक आप बसोगे कैसे। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, तो इसका मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भूगोल की कौन सी शाखा भौतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंध से संबंधित है। कौन सी वो भूगोल की शाखा है, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, पर्यावरण भूगोल या इनमें से कोई नहीं। तो ये मानव भूगोल हो जाएगा। ठीक है, मानव भूगोल वो भूगोल की शाखा है जो भौतिक यानी कि प्रकृति और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण मनुष्य से एक बीच में जो एक संबंध बनाती है, ठीक है, स्थापित करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे मानव भूगोल यहाँ पे सही हो जाएगा। शिकार और संग्रहण करना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, आज भी शिकार संग्रहण ये मतलब कौन से क्षेत्र में किया जाता है, अमेजन बेसिन, उत्तरी अमेरिका, भारत या रूस। तो यहाँ पे अमेजन बेसिन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इस क्षेत्र में शिकार और संग्रहण कर मतलब मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक देश के कुछ घटक होते हैं जो उसके कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, एक देश के घटक में कौन कौन से घटक शामिल हैं। ठीक है, जनसंख्या और उसके बाद संसाधन, फिर है अर्थव्यवस्था। देखो, कोई भी देश होता है तो उसको अगर कोई काम करना है, देश का विकास करना है, तो कुछ घटक होते हैं उसके लिए। जनसंख्या तो है ही है, बिना जनसंख्या को तो कुछ होगा नहीं। संसाधन भी जरूरी है, अर्थव्यवस्था भी जरूरी है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की प्रकृति को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, यानी कि जो मानव भूगोल है उसकी प्रकृति कैसी है। मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, ये केवल मनुष्य द्वारा बनाए गए तत्वों को शामिल करता है अपने इसमें, या ये केवल प्रकृति द्वारा बनाए गए सभी तत्वों को इसमें हम पढ़ते हैं मानव भूगोल में, या इसमें प्रकृति द्वारा बनाए गए सभी तत्वों के साथ साथ मनुष्यों को भी शामिल किया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। जब आप मानव भूगोल की तरफ जाते हो तो प्रकृति द्वारा बनाए गए सभी तत्व प्लस में जो मनुष्य को भी इसमें शामिल किया जाता है, जब भी मानव भूगोल इसका नाम है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में जनगणना कितने समय में की जाती है। तो हर 10 साल में होती है, हम सभी को पता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विकास के अर्थ को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। सबसे बढ़िया तरीके से विकास के बारे में कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है। ये गुणात्मक परिवर्तन होता है, ये मात्रात्मक परिवर्तन होता है, या ये मूल्य तटस्थ होता है, या फिर ये सभी। देखो, विकास की जब भी हम बात करते हैं तो ये गुणात्मक परिवर्तन है, हमारी क्वालिटीज में सुधार आना। अगर आप में से कोई बच्चा है, उसके अंदर 10वीं क्लास तक क्वालिटी नहीं थी अच्छे से पढ़ने की, पर अब आप 12th में हो, आपने सुधार किया अपने में, आपकी क्वालिटी सुधरी, इसका मतलब आपका विकास हुआ। ठीक है, तो गुणात्मक आपके गुण आए ना आपके अंदर, तो इस वजह से ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। जब कोई बस्ती अपने आकार में बढ़ती है, जब कोई बस्ती अपने साइज में बढ़ने लगती है, तो कौन कौन से परिणाम परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं आसपास। सामाजिक संरचना, ठीक है,
या फिर पारिस्थितिकी, प्रौद्योगिकी, या ये सभी। सामाजिक संरचना तो होती है परिवर्तित, ठीक है, कम ज्यादा होती है जनसंख्या, और उसके बाद पारिस्थितिकी भी मतलब बहुत ज्यादा इसमें परिवर्तन आता है, पर्यावरण में भी परिवर्तन आता है, प्रौद्योगिकी में भी परिवर्तन होता है कहीं ना कहीं, ठीक है, हम कह सकते हैं। और ये सभी इसका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आपके सामने कथन दिया हुआ है, आपको पहले पढ़ना है। चारा फसलें मिश्रित खेती का एक महत्वपूर्ण घटक है। बिल्कुल सही बात है, चारा नहीं उगाएंगे तो जानवरों को भाई खिलाएंगे क्या, ठीक है। और इसके बाद है कारण, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में फसल चक्र और अंतर फसल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात तो ये भी सही लिखी हुई है, ठीक है, कि इसमें गलत तो कोई भी नहीं है फैक्ट। चारा फसलें जरूरी होती हैं, और वही मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल चक्र भी जरूरी है। मौसम सीजन के हिसाब से जो फसलें उगाई जाती हैं, जब तो मिट्टी की उर्वरता रहेगी। तो कथन कारण सही है, लेकिन क्या ये मिट्टी की उर्वरता का इस चारे की फसल से कोई लेना देना है क्या, मिश्रित खेती से? नहीं है। तो हम कह सकते हैं ना ये इसका कोई इसकी व्याख्या करता है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि दोनों कथन सही हैं, लेकिन कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता, ठीक है। सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब मैप है आपके सामने। अब आप पिछले एपिसोड में कुछ बच्चे टेंशन ले रहे थे कि सर बहुत कम क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा था कि अब टेंशन मत लो, एक ही एपिसोड आया है, आने वाले एपिसोड में पेपर में जिस भी तरीके से आपसे पूछेंगे हर तरीके के क्वेश्चन की तैयारी आपको करवाऊंगा। कथन, कारण, मैप, केस स्टडी, सिंगल एमसीक्यू सब करवाऊंगा। बस वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा कर दिया करो और शेयर कर दिया करो, ठीक है। टेंशन बिल्कुल भी ना लिया करो। भारत में उच्चतम स्तर के शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा जहां पे शहरीकरण है? तो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का बॉक्स आप देख सकते हो, अगर आप ये राज्य को पहचान सकते हो तो आप बता दोगे। क्या ये गोवा है, ये महाराष्ट्र है, पुडुचेरी है, या फिर ये सिक्किम है? तो ये गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा शहरीकरण वाला एक राज्य, ठीक है। अब उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में शहरीकरण का स्तर सबसे कम है, नगरीकरण का स्तर कम हो जहां पे? असम। तो दूसरे का तो पहले ये देखो ये है कहां पर लगा हुआ, तो आपको पहचान में आ गया होगा कौन सा राज्य है। असम, सिक्किम, हिमाचल या उत्तराखंड? तो इसमें सही आंसर जो है हमारा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न अब हमारे सामने, मैप देख सकते हो कहां पे इंगित किया हुआ है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, जिसने पश्चिम बंगाल को भी पछाड़ दिया। बिहार है वो, राजस्थान है या सिक्किम है? तो ये बिहार है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु? तो जब आप इसको देखेंगे तो आप एक काम करिए, अगर आप स्टेट्स की नॉलेज रखते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये चौथे में क्या आना चाहिए इसके आंसर में, ठीक है। लेट्स सी कौन बता सकता है इसका आंसर, कमेंट करिएगा दबा के, देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा प्रश्न है अब आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक का मेगा सिटी है, कर्नाटक की मेगा सिटी? बेंगलुरु, चेन्नई, दिसपुर या भोपाल? भोपाल तो नहीं है, दिसपुर वैसे भी नहीं होगा, चेन्नई का कर्नाटक से कोई लेना ना देना, बेंगलुरु इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एपिसोड खत्म होता है। हमने कोशिश करी आपको तरह तरह के प्रश्न करवाएं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, और आप हमारी सभी वीडियोस को देखते रहिए, और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, आपको सभी प्लेलिस्ट मिलती है वहां पे, इंग्लिश वगैरह की भी, हिंदी विंगी सब सब कुछ करवा रहे हैं, हम एपिसोड बना रहे हैं, तो सभी एपिसोड्स को अपना प्यार दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो को प्लीज मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।